साहिब हैसियत हैं, जहां आपकी बड़ी तादाद है, वहां पर हो रहा है। दोस्तों सोचो, मैं एक दावत दे रहा हूं आज आपको सोचने। इलेक्शन तो आते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मैं दावत दे रहा हूं आपको सोचने की, संजीदगी से सोचने कि अल्लाह के वास्ते अपने आने वाली नस्लों को महफूज कर लो। हमारी नस्लें महफूज नहीं हैं। इस मुल्क में जिस तरह का निज़ाम बन गया है और ये मुल्क जैसे लोगों के हाथ में चला गया है, देखो उससे बचाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो 65 साल से जिस तरह जलील हो रहे हो, इसी तरह जलील होते रहोगे। और जिस दिन आप खड़े हो जाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमतों के फैसले आएंगे, नुसरतों के फैसले आएंगे, मदद के फैसले आएंगे, और फिर इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान कायम होगा, समाजी इंसाफ कायम होगा और खुशहाली कायम होगी। यही पैगाम है मेरा। इसी पैगाम के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, बात सच्चाई की लोगों को बुरी लगती है, और साफ कह दूं तो कलेजे पे छुरी लगती है। आप देख रहे हैं स्टेज कितना साफ सुथरा, कितने अच्छे लोग बैठे हैं। वो सियासती नहीं है, बिल्कुल खचा पका छका पका बिल्कुल एक हुआ कूदे जा रहे, नहीं, साफ सुथरे लोग हैं। देखिए गवाही दे रहे सब। आपके बीच मुस्लिम लीग के वो उम्मीदवार, एक सच्चे ईमानदार, जो खालिद मामू, जो बम्बई की सरजमी पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि मियाँ फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शामा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए जब मामू खिताब करेंगे तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ सुनना होगा। भाई ये कुर्सी खाली, आप लोग बैठ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, थोड़ी देर की बात है, बिल्कुल दिल की गहराई से मामू बोलेंगे, दिल की गहराई से आपको सुनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम लीग, खालिद मामू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम खालिद मामू है। रहने के लिए वैसे मैं कोलाबा में रहता हूँ। मेरा बचपना इस गली में गुजरा है। ये वो घर है जिसमें मेरे मामू रहा करते थे। मैं इस घर में काफ़ी अरसे रहा हूँ। यहाँ मेरे बड़े अब्बा गफूर भाई मोटरसाइकिल वाले इस वक्त मौजूद नहीं है, कलकत्ता में एक शादी में गए हुए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? आज के हालात, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये एक जुमला है। यहाँ शुरू तो है मगर ख़त्म का कोई ख़त्म ही नहीं होता है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 12 साल से काम कर रहा था, दिलो जान से, मेहनत से। बहुत सेक्युलर पार्टी है, बहुत सेक्युलर पार्टी है। शरद चंद्र जी पवार बहुत सेक्युलर इंसान हैं, बहुत सेक्युलर इंसान हैं। 12 साल से मैं सुन रहा था। 2009 में पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी पार्लियामेंट की। चलो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मीरा रोड में मुजफ्फर हुसैन की टिकट काट दी गई, चलो कोई बात नहीं।
यूसुफ अबरानी कांग्रेस से उसकी टिकट काट दी गई। यानी कि यूं हुआ कि 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर काफी मुसलमानों की टिकट काट दी। चलो कोई बात नहीं। अब आया 2014 में भी यही आलम। पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस में लाखों की तादाद में मुसलमान हैं मेरे जैसे, जो रात दिन काम करते हैं। किसी मुसलमान को पूरे महाराष्ट्र में टिकट नहीं दी गई। कांग्रेस ने भी यही किया। मैं एक वाहिद, पहली बात तो मैं अल्लाह का करोड़ों एहसान मानता हूं इस बात से कि अल्लाह ने यह काम मेरे हाथ से दिया। मैं एक वाहिद मुसलमान था जिसने मेरे ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल के लेटर हेड के ऊपर मैंने हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अवार्ड, भास्कर जाधव और शरद चंद्र जी पवार को लेटर लिखा कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? क्या हम सिर्फ झंडा पकड़ के आपके पीछे चलेंगे? खैर, जाहिर सी बात है मुझे साइडलाइन कर दिया गया, कोई बात नहीं। अफसोस की बात तो यह है, जैसे कि अब्दुर्रहमान भाई ने बताया, मुझे पार्टी ने जो किया कोई बात नहीं, वो पार्टी है। पॉलिटिक्स में होता है ये सब। लेकिन मेरे अपने मोमिन मुसलमान भाई बहन जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं, उन लोगों ने भी मुझे एकदम बायकॉट कर दिया। ना कोई मेरा फोन उठाए, ना कोई मुझसे बात करे। डर सिर्फ इस चीज का कि इनकी एक मामूली से कागज पर लिखी हुई पद, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप फलाना हो, आप ठमका हो, वो छीन जाएगी। चलिए, बहुत सोचा मैंने, कई महीने, 3-4 महीने ऐसी सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, किस पार्टी में जाऊं। मन से मैं जा नहीं सकता क्योंकि भैया टैक्सी वैक्सी तोड़ना मेरा काम नहीं है, ना ही मैं तोड़ने दूंगा, ना खड़े रह के देखूंगा। शिवसेना में जा नहीं सकता। लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, मैं भूलता नहीं। क्या नहीं भूलता वो आप सब जानते हो, सब समझदार है यहां पर। किसी ने कहा मीम पार्टी ज्वाइन करो, बहुत मजबूत पार्टी है। चलो भैया, थोड़ा उसका भी रिसर्च किया कि भैया ये अकबर ओवैसी नाम की चीज क्या है, यह हैदराबाद से क्या है। पता चला वो भी ऐसी है जो यहां, सबसे बड़ी बात तो वो कुरान के एकदम अगेंस्ट है। कैसे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। उन्होंने हिंदू धर्म के काफी बदकलामी बात किया। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि मैं एकता में यकीन रखता हूं, मोहब्बत, प्यार, इन चीजों में यकीन रखता हूं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वक्त आने पे मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे खूब आता है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। फिर मैंने देखा मुस्लिम लीग पार्टी की मैंने स्टडी किया, देखा कि ये पार्टी में 30 साल से एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके हाथ में है और हिंदुस्तान में ये एक वाहिद पार्टी है। ये एक वाहिद पार्टी है जिसके अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ एजुकेशन। मैंने अब्दुर्रहमान भाई से बात किया और पार्टी ज्वाइन किया।
अब आते हैं यहां के हालात पर। क्या कहूं मैं आपसे, हमारी बिल्डिंगें देख लीजिए, नशीली दवाएं खुलेआम बिकती है, हमारी ये नस्लें, ये बच्चे, एजुकेशन का कोई ठिकाना नहीं। वो ऐसे, मैं खुद 5 बच्चों का बाप हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, मगर आज ये बच्चा यहां बैठा है, बेटा कम हियर, कम हियर, कम हियर। मैं आपको खुद बताना चाहूंगा इसी के जबान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? फौजान। क्या बनना चाहते हो बेटा? इंजीनियर। थैंक यू बेटा, बैठ जाइए। इंजीनियर बनना है किसी बच्चे को, ये हमारा फ्यूचर है, ये इस बच्चे की सोच है कि इसे इंजीनियर बनना है। कोई बच्चा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मगर अफसोस, बहुत अफसोस, शायद इस बच्चे के लिए यह नामुमकिन है। वो ऐसे, ये आज एक स्कूल में पढ़ रहा है, कल किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेगा, वहां पर इसे डोनेशन देना होगा, कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपया। चलो ठीक है भैया, डोनेशन नहीं दिए, आगे गए, कॉलेज में यह बच्चा जाता है। कोई भी कॉलेज में आपको जाना है इस बच्चे को लेकर, अच्छे कॉलेज में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आपको 5 से 7 लाख रुपया किसी अच्छे कॉलेज में डोनेशन देना पड़ेगा। चलिए भैया, माँ बाप ने बड़ी जद्दोजहद करके डोनेशन भर दिया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसके बाद ये बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहेगा, वहां पर कम से कम 5 से 10 लाख रुपया डोनेशन देना होगा। अगर ये बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो अल्लाह रहम करे, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। वहां पर ये बच्चे को, इसके माँ बाप को 35 से 40 लाख रुपया डोनेशन देना होगा। दूसरों का तो पता नहीं, 35-40 लाख रुपया मेरे 5 बच्चे, मेरे अगर 3 बच्चे बोल दे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं नहीं दे सकता। और मुझे नहीं लगता यहां पर ऐसा कोई है जो यूं जेब से 50 लाख निकालेगा और दे देगा, प्लस 35-40 लाख प्लस साल की जो है 8-10 लाख रुपया फीस। ये डोनेशन हमारे बच्चों के सपनों को रोकता है। अमीर नहीं है जो 50-60 लाख रुपया निकाल के यूं दे दे। ये रहा हमारे बच्चों का एजुकेशनल फ्यूचर। बिल्डिंगें, जिस तरह आज मैं आपके पास आया हूं, स्टेज लगाया हूं, दिन भर गली गली घूमता हूं, माइक्रोफोन, बड़ा स्पीकर लेकर, मुझे वोट दे दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा साफ सुथरा हूं, मैं तो बड़ा गोरा हूं। मुझे यकीन है, बड़े बड़े वादे, मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल पहले यहीं पर कोई स्टेज लगा होगा, और उससे 5 साल पहले यहीं पर कोई स्टेज लगा होगा, यहीं पर कोई शख्स होगा जो गली गली घूम रहा होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मगर आज हमारे बिल्डिंगों की हालत देखिए। मैंने बस्ती मुल्ला, डोंगरी, पूरा एरिया मैंने मुआयना किया, दीवारें टूटी है, बीम खत्म हो रही है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो मेरी तरह गली गली घूमा करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरा सवाल उनसे ये है कि जीतने के बाद आपने ऐसा स्टेज क्यों नहीं लगाया, या आप गली गली क्यों नहीं घूमे? स्पीकर पे आपने क्यों नहीं कहा कि अरे भाई अब मैं एमएलए बन गया हूं, किसी को फंड चाहिए महाडा का,
आइए मुझसे फंड लीजिए, मैं आप ही की वजह से आया हूं। कोई नहीं आता। आपके हक का पैसा, बिलफर्ज मानिए 30 लाख रुपए का फंड पास होता है आपका। यह कहां का दस्तूर है? यह कौन सा कानून है कि आपकी बिल्डिंग में गवर्नमेंट का, महाडा का 30 लाख रुपया पास हुआ है, उस 30 लाख को पास होने के लिए आपको एक ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा, और वो ब्रोकर आपको एक महाडा के इंजीनियर के पास ले जाएगा। फिर एमएलए के फंड में से वो 30 लाख रुपया निकालने के लिए आपको 8 से 10 लाख रुपया खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये कहां का दस्तूर है? अपने ही पैसे लेने के लिए आपको अपने पैसे लगाना पड़ेगा। तो फिर गवर्नमेंट सरकार किस बात की, सहूलत किस बात की? एक ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारी पुलिस माशाअल्लाह, मैं सैल्यूट करता हूं,